हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपनी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी भली भांति कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका जो है गणित से होने वाला है। इसके पहले मैंने जो है मैथमेटिक्स का आपका एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें मैंने बताया कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और जो है सुपर टेट और टेट का सिलेबस क्या है। तो जो भी बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये सेशन आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो विद्यार्थी अभी चैनल पर नए हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है इसके बाद जो है मैं संस्कृत की वीडियोस और उसके बाद जो है आपकी हिंदी की वीडियोस जो है इसी चैनल पर आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है सभी सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जो है चैनल से जुड़ जाइए, इससे आपको जो है पूर्णतया जो है इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम आज बात कर लेते हैं अपना जो है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या की बात करेंगे या फिर अंकीय क्षमता की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक आपका क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बोर्ड पर क्या है, संख्याएं, अंकीय क्षमता। तो इसको हम जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अब आप सारी दुनिया की बातों को भूल करके संख्या के बारे में या संख्या के ब्रह्मांड में हम जाने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले संख्याओं की बात कर लेते हैं। अगर हम संख्याओं के ब्रह्मांड की बात करें तो वहाँ पर जो संख्याएं होती हैं उन्हें बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको हम? सम्मिश्र संख्याएं। और अगर हम देखें तो इनकी इंग्लिश क्या होती है, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल देते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो दो पार्ट में होती है। एक क्या होता है आपको यहाँ पर देखें, ए प्लस आई बी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ए प्लस आई बी। जहाँ पे ए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वास्तविक भाग बोल देते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग। तो यहाँ पर हमें काल्पनिक भाग नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आई क्या है, इमेजिनरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बोलते हैं। और इमेजिनरी का ही यहाँ पर क्या लिया गया, आई। और आई किससे बना है? यहाँ पर आयोटा से बना हुआ है। और आई का मान अगर देखें तो क्या होता है यहाँ पर आपका, आई का मान कितना होता है? √-1 होता है। तो हमें यहाँ पर काल्पनिकता की बात नहीं करनी है, हम यहाँ पर किसकी बात करें, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका पूरी जो संख्या है वो क्या आपकी थी, यहाँ पर सम्मिश्र संख्याएं थी। मतलब अगर हम मान लेते हैं पूरा बोर्ड क्या है यहाँ पर आपका, ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है इस बोर्ड में उसको हम छोड़ देंगे। जो यहाँ पर हमारा वास्तविक पार्ट है, मतलब यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं हैं उनकी हमें चर्चा करनी है, तो हम वास्तविक की बात करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम छोड़ देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर वास्तविक वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, काल्पनिक वाला हम छोड़ देंगे। तो हम किसकी बात करें यहाँ पर? वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहाँ पर आप? वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। और वास्तविक संख्याओं कहते हैं क्या इंग्लिश में? हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। देखिए, अगर आपको नंबर सिस्टम आ गया तो आप समझिए कि आपकी जो मैथ की जो है आधी समस्याएं ऐसे ही सॉल्व हो गई, क्योंकि जो आपकी टोटल जो मैथमेटिक्स है वो क्या आपकी नंबर्स पर ही निर्भर करती है। अगर आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आता है तो आगे के सवालों में जो है आपको आसानी मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होती है। रियल नंबर्स में आपकी सारी नंबर आती है, वो चाहे आपकी परिमेय हो, चाहे आपके अपरिमेय हो, चाहे आपके यहाँ पर पूर्णांक हो, चाहे आपकी पूर्णांक संख्या हो, चाहे आपकी पूर्ण संख्याएं हो, चाहे आपका जो है भाज्य संख्या हो, चाहे आपकी अभाज्य संख्या हो। मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या का मतलब ये हुआ कि उसमें जितनी भी आपकी संख्या आती है वो सारी की सारी उसी में जो है निहित होती हैं। अब देखते हैं इस वास्तविक संख्या को हम जो है दो भागों में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन से भाग आपके यहाँ पर हैं? दो भाग समझते चलिए, बहुत बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको जो है कोई समस्या ना आने पाए। इसके दो पार्ट हो गए। पहला क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? परिमेय संख्याएं। और दूसरा क्या होता है यहाँ पर आपका? अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है यहाँ पर आपका? अपरिमेय संख्याएं। कहने का मतलब ये हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है तो हम सीधे कह देंगे क्या यहाँ पर? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब अगर हम इन दोनों को जो है एक ही में मिला दें, मतलब समुच्चय बना दें। समुच्चय क्या होता है? इनका समूहीकरण कर दें, ठीक है, एक ऑर्डर्ड क्रम में रख दें, तो क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा क्या? वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो ये आपके इसके दो पोर्शन हो गए। कौन कौन सा आपका? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं।
और अपरिमेय को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब अगर हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याओं को फिर जो है दो पार्ट में किया गया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो हम परिमेय संख्याओं को फिर जो है दो पार्ट में तोड़ देते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पर पूर्णांक, इसमें होता है पूर्णांक, इसको बोलते हैं क्या, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है भिन्न। क्या होता है आपका यहाँ पर, भिन्न, इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस, या इसको हम डेसिमल बोलते हैं। फ्रैक्शन बोल दें चाहे क्या बोलते हैं, डेसिमल बोल दें, बात एक ही है यहाँ पर। भाई फ्रैक्शन है तो सीधी बात क्या होगा, आपका डेसिमल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे आप फ्रैक्शन बोलें चाहे क्या बोलें, यहाँ पर डेसिमल बोल दें। अब आते हैं इसमें अपरिमेय संख्याओं की बात करें। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में जो है एक्सप्रेस ना कर सकें, मतलब उनको जो है हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका √2, √3, √5, इस प्रकार से जो संख्या आपकी होती हैं, इन्हें हम जो है P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या होती हैं आपकी ये अपरिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्याओं में जो है आप पाई को हमेशा याद रखें, क्योंकि पाई क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जो है साथ में पाई भी यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो गई। अब हम यहाँ पर आते हैं, जब हमने परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांट दिया, किसमें आपका पूर्णांक संख्या में और किसमें बांटा, मैंने भिन्न में बांटा, मतलब फ्रैक्शनल नंबर बांटा, फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर बांटा। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स को फिर जो है किसमें बांटा गया आपका यहाँ पर, दो पोर्शन में। एक आपका कौन सा, आपका धनात्मक इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, और दूसरे कौन से आपके ऋणात्मक पूर्णांक, या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो इसको फिर हम जो है दो पार्ट में तोड़ देते हैं। पहला आपका यहाँ होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, इनको हम बोलते क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इधर क्या बन जाता है आपका यहाँ पर, निगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए इंटीजर्स में क्या था, यहाँ पर आपके सारे के सारे शामिल थे। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर लें, सबसे पहले कहाँ बात करेंगे, जीरो के दाएं क्या हो जाएंगे आपके सब प्लस में, मतलब +1, +2, +3, +4, +5, ये था आपका। अगर हम जीरो से आते हैं बाएं साइड तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये क्या थे आपके, टोटल थे इंटीजर्स पूर्णांक। लेकिन इनको हमने क्या किया, इनको हमने दो पार्ट में बांट दिया। किसमें बांटा मैंने, पॉजिटिव में, और किसमें बांटा, निगेटिव में। तो यहाँ पर किसकी हम बात करते हैं, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका +1, +2, +3, +4, इस तरह से। और इसमें जो आपका बीच में कौन बचा आपका, जीरो। तो हम जीरो को जो है बिल्कुल इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, जीरो को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका -1, -2, -3, -4, और कहाँ जाएंगे यहाँ, डाट कहाँ तक, अनंत तक आएंगे। और इसमें भी क्या होता है, कहाँ जाएंगे आप, अनंत तक, ठीक है। पॉजिटिव में मतलब ये हुआ कि +1 से स्टार्टिंग है, +1, +2, +3, +4, डाट इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक हम जाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ भी ऐसे क्या है, -1 से चालू करेंगे यहाँ पर, -1, -2, -3, -4, डाट कहाँ तक, माइनस अनंत तक, मतलब -इन्फिनिटी की हम बात कर लेते हैं। अब इसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पर जीरो को अलग कर दिया। देखिए जो आपका नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में अगर हम यहाँ पर संख्या रेखा की बात कर लें, किसकी बात कर लें, यहाँ पर संख्या रेखा की बात कर लें, जरा इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका जीरो होता है, और जैसे ही हम जीरो के जाएंगे दाईं तरफ, वो क्या होता है आपका पूरा प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा, +1, फिर आपका +2, फिर आपका +3, फिर कितना होता है +4, ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और अगर हम जीरो के बाएं तरफ आते हैं तो क्या होता है आपका माइनस में, -1, -2, -3, -4, डाट कहाँ तक आपका, माइनस अनंत तक, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है संख्या रेखा है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो क्या यहाँ पर आपका है, ये आपका जो है इसको कहाँ रखेंगे, हम बीचों बीच में रखेंगे। और जीरो के जो आपकी यहाँ पर दाहिने तरफ है वो क्या आपकी यहाँ पर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब ये हुआ कि ये आपकी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, और ये क्या आपके हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं।
इतनी बात क्लियर। अब हम आते हैं किसमें, फ्रैक्शनल में आते हैं, डेसिमल में। अब डेसिमल भी आपका दो प्रकार का होता है, डेसिमल भी आपका दो प्रकार से होता है। इसको हम देख लेते हैं डेसिमल को। एक डेसिमल आपका होता है, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। कौन सा, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। इसको हम बोलते क्या है, आवर्ती, क्या बोलते हैं इसको हम, आवर्ती दशमलव, क्या बोलते हैं इसको हम, आवर्ती दशमलव बोल देते हैं। और दूसरा आपका होता है यहाँ पर क्या, नॉन रिकरिंग डेसिमल। कौन सा होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसको हम बोलते क्या हैं, अनावर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव। अब देखिए इसका एक और होता है, इसको हम बोलते क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। मतलब ये हुआ कि ये जो है किससे क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। कौन सा आपका, शांत आवर्ती बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, शांत आवर्ती। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको हम, शांत आवर्ती। क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। और यहाँ पर क्या होता है आपका, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्या है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद जो है अंक का रिपीटेशन। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हो 0.333, ये क्या है, यहाँ पर देखिए 0.333, मतलब ये होगा कि 3 का क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब इसको अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाता है, 0.3 बार, और इसका जो भिन्नात्मक मान क्या होता है, इसको लिखते हैं क्या, 3/9 लिखते हैं। आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे इसकी। इसी प्रकार से अगर लिखा हो यहाँ पर आपका 0.5 लिखा हो, तो ये भी क्या आपका यहाँ पर आपका ये डेसिमल कैसा आपका है, शांत आवर्ती। मतलब ये हुआ कि इसको हम फ्रैक्शन में आराम से लिख सकते हैं, 5/10 कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी आपके डेसिमल आएंगे जो क्या होते हैं यहाँ पर आपके शांत आवर्ती होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका जो है रिकरिंग डेसिमल बोल देते हैं। मतलब ये हुआ जिनकी बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। कभी कभी क्या होता है, एक जो है दर्जा जो है रिपीट होता है, और कभी कभी क्या होता है, दो जो है डिजिट साथ है जो है रिपीट होती हैं, 2 डिजिट या 3 डिजिट या फिर आपकी आगे और जो है बढ़ती रहती हैं। इसमें क्या होता है, नॉन रिकरिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि अनावर्ती का मतलब यह है कि इसमें जो है दशमलव के बाद जो है संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें यहाँ पर, 0.2345678, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो है सारे के सारे अंक क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आपके जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये सब क्या अलग अलग आ रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। और ये क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है आपका, ये अपरिमेय होता है। और क्यों, क्योंकि इसको हम जो है P/Q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम इसको जो है P/Q के रूप में जो इसको हम नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका ये अपरिमेय हो गया। लेकिन जो आपके यहाँ पर शांत आवर्ती होते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको जो है हम P/Q, देखिए यहाँ पर 3/9 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 0.5 कितना हो जाएगा आपका, 5/10 मतलब 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहे हैं, सारे के सारे P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, आपके परिमेय होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, आपके अपरिमेय होते हैं। ये सब आपको कंसेप्ट जो है आगे बहुत काम करेंगे, तो इनको आप जो है विधिवत आप समझ लीजिए, वरना जो है आगे के क्वेश्चन में जो है आपको दिक्कत आएगी। जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक हो गया और ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, लेकिन जीरो क्या है, जीरो ना तो आपका धनात्मक है, ना तो क्या यहाँ पर आपका ऋणात्मक है। मतलब ये हुआ, लेकिन जीरो क्या है, पूर्णांक है। जीरो क्या है, ना तो आपका धनात्मक है, ना तो आपका ऋणात्मक है, लेकिन जीरो क्या यहाँ पर आपका पूर्णांक है। अब हम करते क्या है, यहाँ देखिए, अगर हम बात कर ले यहाँ पर केवल धनात्मक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बोले, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं। लेकिन अगर उसमें हम जीरो को मिला लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं। तो अगर हम इनकी बात कर लें यहाँ पर केवल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोल देंगे यहाँ पर आपका, इसको प्राकृतिक संख्याएं बोल देंगे। क्या बोल देंगे यहाँ पर हम, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इनकी संख्या देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 कहाँ, 1 2 3 टाटा कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं बोल देंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें जीरो को ऐड कर दें, मतलब ये हुआ कि अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात कर लें, किसकी बात कर लें यहाँ पर, पूर्ण संख्याओं की बात कर लें,
पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है यहाँ पर आपका फिर जीरो जो है वो ऐड हो जाए किसमें, मतलब ये हुआ कि जो आपकी संख्याएं नेचुरल नंबर्स थी या जो आपकी संख्याएं प्राकृतिक थी उनमें अगर हम जीरो को मिला दें तो क्या बन जाएगा आपका पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका पूर्ण संख्याएं, मतलब 0 1 2 3 कहाँ तक डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्याएं और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर प्राकृत संख्याएं। तो मेरे हिसाब से आपको जो है जनरल कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद हम बात कर लें किसकी यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की, तो ये आपकी भी दो प्रकार की होती हैं, भाज्य अभाज्य। और यहाँ भी आपकी अगर हम बात कर लें किसकी पूर्ण संख्याओं की, तो ये भी क्या होती है आपकी भाज्य और अभाज्य होती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम संख्याओं की दुनिया की बात करें तो सबसे आपका जो बड़ा होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोलते हैं क्या है, सम्मिश्र संख्या बोल देते हैं। इसमें आपके दो पार्ट हुए, कौन सा आपका, एक आपका वास्तविक भाग, एक क्या होगा यहाँ पर आपका काल्पनिक भाग। हमें काल्पनिक भाग नहीं पढ़ना है, काल्पनिक भाग की चर्चा आपकी बीएससी या आईआईटी जेईई वगैरह में होती है, तो उसको हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर आपका वास्तविक भाग। वास्तविक भाग के आपके फिर दो भाग हो गए, कौन कौन से आपके यहाँ पर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, और अपरिमेय क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय। जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। पाई क्या आपकी है, अपरिमेय संख्या है। कभी कभी पेपर में सीधे पूछ लेता है कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं जानते। ठीक है, तो उसमें क्या बताएंगे आपका पाई क्या यहाँ पर आपका है, अपरिमेय संख्या है। आगे हम बताएंगे आप जो है पाई क्यों आपका अपरिमेय है और 22/7 क्यों आपका परिमेय है। उसके बाद हम करते हैं कि यहाँ पर आपका जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको भी आप दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा आपका यहाँ पर, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न। अब पूर्णांक को फिर दो भागों में बांटते हैं, किसमें आपका यहाँ पर आपका धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन जीरो की बात करते हैं तो जीरो क्या होता है, ना तो आपका धनात्मक है ना तो आपका ऋणात्मक है, लेकिन वो क्या है, पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, फ्रैक्शन में रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। मतलब ये हुआ कि जो दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं क्या होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। मतलब ये हुआ कि आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है या पुनरावृत्ति होती रहती है। और इसमें क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, हर बार क्या होता है दशमलव के बाद जो है अलग अलग डिजिट आती रहती है, मतलब अलग अलग अंक आते रहते हैं। तो ये जो है संख्याओं का आपका बेसिक आपका जो है कंसेप्ट हो गया। अब हम अलग अलग संख्याओं की जो है बिल्कुल विधिवत चर्चा करेंगे, मतलब परिभाषा के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग संख्याओं की अलग अलग परिभाषाओं के हिसाब से या एग्जाम्पल के हिसाब से। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की। इसको हिंदी में कहते हैं क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए ये संख्याएं क्या होती हैं, जिनका हम प्रयोग गणना में करते हैं। मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल काउंटिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से क्या हुआ आपका काउंटिंग चली आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या आपका है, नेचुरल है। इसीलिए इसे कहते हैं कि हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो जो फंडामेंटल काउंटिंग में यूज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसका मतलब काउंटिंग में क्या होता है, सीधे कहाँ स्टार्टिंग होती है, 1 से होती है। तो अगर हम देखें n क्या होता है, n को हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, देखिए समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है कि उसको जो है हम मंझले कोष्ठक में रखते हैं, और होता क्या है कि वो जो है संख्याओं का क्या होता है आपका एक क्रमबद्ध जो है समूह होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोल देते हैं। तो n क्या है, अगर हम कहीं पर भी देख जाएं n लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है नेचुरल नंबर्स को जो है बता रहा है, प्राकृतिक संख्याओं को बता रहा है। तो n का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक हम काउंटिंग करते चले जाएंगे। अगली हम बात लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक में कितना था आपका, स्टार्टिंग कहाँ से थी, 1 से थी। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, 0 को जोड़ दें, किसमें, प्राकृतिक में, तो वो क्या कहलाएगा आपका होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये प्राकृतिक थी, लेकिन हमने क्या किया, इसमें 0 को जो है ऐड ऑन कर दिया, मतलब 0 को इसमें हमने जोड़ दिया। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, या इन्हें कहते हैं क्या इंग्लिश में, होल नंबर्स कहते हैं। और W क्या है, ये होल नंबर्स का मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। W क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। तो अगर कहीं पर भी आपका W लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो क्या होगा, आपका वहाँ पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। आगे हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में अंतर है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम पूर्ण संख्याओं में, जैसे मान लीजिए आपकी ये पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या है, सब धनात्मक है। मतलब ये हुआ कि अगर हम ऋणात्मक को इसमें जोड़ दें,
मतलब जो बची हुई संख्याएं क्या थी, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं में क्या होता था, उसमें ऋणात्मक भी होंगे, भिन्नात्मक भी होंगी, दशमलव वाली भी होंगी, पॉजिटिव भी मतलब धनात्मक भी होंगी। तो उन सभी को हमको देखना है। तो उसमें बचा क्या था आपका, माइनस वाले बचे थे, मतलब ऋणात्मक संख्याएं बच गई थी। तो अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को किसमें जोड़ दें, इसमें मिला दें, क्या लिखा है, यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब ये हुआ कि जो निगेटिव वाली बची थी माइनस वाली, अगर हम माइनस वाली को जो है किस में जोड़ देते हैं, होल नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं बोल देंगे। अब पूर्णांक संख्याएं भी आपकी दो प्रकार की होती है, जैसा कि हमने बताया था कि नंबर्स जो लाइन होती है आपकी यहाँ पर, उसमें क्या होता है कि जीरो के दाएं साइड क्या होती है, सब जो है धनात्मक होती हैं, और जीरो के बाएं साइड क्या होती है, सब ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें क्या होती है, सारी संख्याएं किस चिन्ह में होती हैं, प्लस के साथ होती है। मतलब अगर प्लस नहीं लगा है तब भी समझिए कि जो है वो क्या आपकी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही कहलाती हैं, क्योंकि प्लस हम लगाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ मैंने लगा दिया है। तो अगर आपका नहीं लगा है तब भी उसे हम क्या बोलेंगे, आपका धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हम बोल देंगे। अगला यहाँ पर आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये होगा कि इसमें क्या होगा, सारी की सारी जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, आपकी माइनस में होंगी। ठीक है, इससे माइनस आपका 1 हो गया, माइनस आपका 2, -3, -4, डाट 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 आप चलते चले आइए, कहाँ तक, माइनस अनंत तक चले आइए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परिमेय संख्याओं से आपसे जो है बहुविकल्पीय भी क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। तो अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, मतलब वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन वहाँ पर q का मान 0 ना हो। क्यों q का मान 0 क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर p और q के यहाँ पर आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, इसको बोलते हैं कौन, अपरिभाषित बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको हम, इनफाइनाइट बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर q का मान जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो भी फॉर्म बनेगी या जो प्रारूप बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, अपरिभाषित, मतलब जिसकी हम परिभाषा या जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो हमें उस स्तर की बात नहीं करनी है, हमें q का मान 0 से इतर लेना है। तो जैसे अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे आपका लिखा है 0, तो क्या एक 0 एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा है कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, 0 क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम 0 के नीचे 1 मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया, तो ये क्या आपकी परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे कि -3 क्या परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या आपकी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके बटे में हम मान सकते हैं एक क्या होते हैं आपके, ब्रह्मा जी होते हैं। अगर आपकी कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 की 3 दिशाओं में आपका 1 रहेगा। एक क्या होता है आपका, हमेशा यहाँ पर हम घात में मान लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या, एक को हम बोलते हैं ब्रह्मा जी। दूसरा हम इसको गुणे में मान सकते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या मान सकते हैं, एक यहाँ मान सकते हैं बटे में। तो एक की लोकेशन क्या आपकी तीनों लोकों में है, ठीक है। एक घात में आपका यहाँ पर, एक इस लोक में है, एक इस लोक में है। तो ये हुआ क्या आपका यहाँ पर एक की उपस्थिति आपकी यहाँ पर हम मान सकते हैं बटे में। अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर जो है 5 क्या आपकी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, इसके बटे आप कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके यहाँ पर धनात्मक इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, चाहे आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो, सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि ये परिमेय संख्या का भाग ही तो है। अभी मैंने डायग्राम से बताया था कि ये क्या होते हैं, सारे के सारे परिमेय संख्याओं के हिस्से होते हैं। तो 0 भी आपका परिमेय संख्या है, -3 भी आपका परिमेय संख्या है, आपका 5 भी क्या आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। 3/5 भी क्या आपका परिमेय संख्या है, 1/2 भी क्या यहाँ पर आपका परिमेय संख्या है, 22/7 भी क्या यहाँ पर आपकी परिमेय संख्या है। देखिए 22/7 आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों, देखिए जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, पाई का मान होता है 3.142857। अब देखिए जो यहाँ पर दशमलव के बाद जितने भी आपके अंक आ रहे हैं वो क्या आपके यहाँ पर हैं, आवर्ती नहीं है। मतलब ये हुआ कि इनकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। और इसके पहले हमने अभी बताया था कि अगर ऐसा आपका कोई दशमलव है जो कि आपका यहाँ पर आपका अनावर्ती है और कैसा आपका यहाँ पर अशांत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या है कि पाई को जो हम क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका अपरिमेय बोल देते हैं। लेकिन अगर हम देखें पाई का मान 22/7 होता नहीं, इसको हम जो है मान लेते हैं इक्विवेलेंट। मतलब ये हुआ कि पाई की वैल्यू हम क्या मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं कितना, इसके किसके बराबर मानते हैं, 22/7 के बराबर इसको हम मान लेते हैं, लेकिन होता नहीं। मतलब ये हुआ कि यथार्थ में नहीं होता है, ठीक है। यथार्थ में नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यथार्थ नहीं है तो उसको जो है हम
उसको जो है हम p बटे q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाई क्या आपकी यहाँ पर आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 यहाँ पे क्या आपकी यहाँ पर आपकी परिमेय संख्या है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको परिमेय संख्या का आपको कंसेप्ट आना चाहिए। इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप हमेशा फिर कंफ्यूज रहेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें। मतलब अगर कोई संख्या ऐसी है जिसे हम p बटे q के रूप में ना लिख पाएँ, उसे हम क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या बोल देंगे। जैसे जितने भी आपकी रूट के अंदर होती हैं, अगर आप उनका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना कि अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका मतलब वो क्या आपकी परिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान देना है कि जिनका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है पूर्णतया, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो हम किसकी बात लेते हैं यहाँ पर? जैसे √2 आपका हो गया, √3 आपका हो गया, √5 हो गया आपका यहाँ पर। और पाई क्या है? हमने बताया कि पाई क्या होता है आपका? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या होती है आपकी? परिमेय संख्या। क्योंकि पाई का मान जो है हम लगभग कितना मान लेते हैं? 22/7 मान लेते हैं। ये होता नहीं एक्चुअल में। ये पाई का मान 22/7 यथार्थ में नहीं होता है। इसको हम जो है लगभग, जो यहाँ पर आपका सिंबल बना है ये वाला, क्या आपका लगभग का चिन्ह होता है। मतलब अगर ऐसे आपका है तो क्या होता है? पूरा का पूरा बराबर है। लेकिन अगर आपका ऊपर वाला चिन्ह ऐसे बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लगभग मान लेते हैं। तो ये लगभग मान है। कौन सा मान आपका? ये है लगभग मान है यहाँ पर। तो लगभग मान लिया गया, इसीलिए क्या यहाँ पर आपका पाई क्या अपरिमेय है। लेकिन अगर कहीं पे 22/7 ही लिखा है, मतलब आपसे ये नहीं कहा गया कि जो यहाँ पर क्या आपका 22/7 जो है पाई का मान है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 22/7 क्या बोलेंगे? हम उसको परिमेय संख्या बोल देंगे। लेकिन पाई क्या यहाँ पर आपका अपरिमेय संख्या है। तो इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे मान लो पेपर में कहता है कि ये जो है क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर √4 का अगर हम देखें तो कितना निकल आएगा? यहाँ पर आपका 2 निकल आएगा। 2 क्या है? 2 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 के बटे हम 1 मान लेंगे। जिसके बटे आपका 1 नहीं होगा उसके बटे हम 1 मान लेंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे? आपकी वो परिमेय संख्या बोल देंगे। जैसे आपका लिखा है 0, उसके बटे 1 मान लो, 1 के बटे 1 मान लो, 2 के बटे 1 मान लो, -2 के बटे 1 मान लो, -5 के बटे 1 मान लो। तो जिन संख्याओं के नीचे आपका बटे में नहीं होता है, तो हमने बताया कि एक क्या होता है? आपका ब्रह्मादि होता है। वो आपका घात में भी होगा, वो आपका बटे में भी होगा, और वो आपका जो है गुणे में भी होता है। तो एक को हम मान सकते हैं। तो जैसे ही हम एक को मान लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका p बटे q का रूप क्या हो गया? आपका पूरा हो गया। और जिसको हम p बटे q के रूप में लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनावर्ती दशमलव। मैंने बताया था कि अगर आपका कोई दशमलव ऐसा है जो कि आपका अनावर्ती है, मतलब ये हुआ कि उसमें जो है दशमलव के बाद जो है अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो लगातार जो है डेट क्या हो रही है आपकी? चेंज हो रही हैं। मतलब पुनरावृत्ति उसकी नहीं हो रही है। जैसे यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी भी अंक की क्या है? पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये भी क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आपका आता है। इसी प्रकार से मैंने बताया था आपका जो है परिमेय संख्या में अगर आपका लिखा है 0.3 बार लिखा है, तो वो क्या होता है? आपका पुनरावृत्ति होती है। तो जो पुनरावृत्ति वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे आपका लिखा हो 0.2 बार लिखा हो, 0.3 बार लिखा हो, या 0.33 लिखा हो, उसके ऊपर बार लगा हो, ठीक है। तो जब भी बार लगा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आपका वो जो है परिमेय संख्या बोल देंगे। और उनको हम कराएंगे कैसे जो है परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं बार की संख्याओं को, आगे वाले वीडियो में। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर समी संख्या होती है, उसके बाद क्या आता है? वास्तविक। और वास्तविक के ही पार्ट क्या होते हैं? आपके परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, मतलब रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो सीधी सी बात करते हैं। यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा, यहाँ पर दशमलव भी आ सकता है, यहाँ पर आपका भिन्न भी आ सकता है, यहाँ पर धनात्मक भी आपका आएगा, यहाँ पर आपका 0 भी आएगा, यहाँ पर आपका ऋणात्मक भी आएगा। मतलब सारी की सारी संख्याएं किसमें आपकी आती हैं? वास्तविक में ही आती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याओं का ही ये पूरा पार्ट है। आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब जो है किसका आपका है? ये वास्तविक का ही हिस्सा है। क्योंकि हमने काल्पनिक को हटा दिया था, वहाँ पर हम वास्तविक की यहाँ पर बात कर रहे थे केवल। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सम संख्याओं को। सम संख्याओं को बोलते हैं क्या? इवन नंबर्स। वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से क्या है? पूरी विभाजित हो जाए, मतलब 2 से क्या हो? विभाज्य हो। अगर हमको 2 से पहचानना है कि ये विभाज्य है कि नहीं, तो 2 से विभाज्यता की जाँच क्या
होती है कि जो भी आपकी संख्या वहाँ पे लिखी होगी, अगर उसका इकाई का अंक यहाँ पर आपका है 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो है पूर्णतया आपकी 2 से कट जाएगी। मतलब इकाई का अगर अंक जो है 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो है पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। और अगर संख्या पूरी पूरी 2 से कट रही, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो संख्या क्या यहाँ पर आपकी जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और आपसे कहे कि बताइए कि ये संख्या आपकी सम है कि विषम है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे इकाई पे, और इकाई पे देखते हैं क्या लिखा आपका है यहाँ पर 6। और हमने कहा कि अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी आपकी 2 से कट जाएगी। तो मैंने बताया कि वह संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, सम संख्याएँ कहलाती हैं। और अगर हमें पेपर में कभी कभी क्या देता है कि जो है कहता है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, मतलब जो सवाल आपका आता आगे बनेगा वहाँ कहता क्या है कि 2 क्रमागत सम संख्याएं। अगर आपसे केवल कहता है कि क्रमागत कहता है, वहाँ पे अगर आपसे सम और विषम नहीं कहता तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, पहली क्या मान लेंगे x, दूसरी क्या मानते हैं x+1, तीसरी क्या मानते हैं x+2, चौथी क्या मानते हैं x+3 मानते हैं। लेकिन अगर आपसे कहता है कि वहाँ पर क्रमागत सम या क्रमागत विषम की बात करता है, तो जब भी आपको क्रमागत सम की बात करें तो वहाँ पर हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर आपका 2x। क्यों? क्योंकि हम 2 का मल्टीपल ले रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, 2 के मल्टीपल में, तभी तो आपका ये 2 से कटेगा, तभी तो आपकी सम संख्या होगी। अगर ये 2 से नहीं कटेगा, मान लीजिए हम यहाँ पर x मानते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और 1 जो है 2 से कटता नहीं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपका जो है 2 से स्टार्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 से काटना भी तो है। देखिए यहाँ पर सब में आप 2 कॉमन लीजिए, सब में 2 से कट जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहली संख्या आपकी 2x है, और होता क्या है, जितनी भी आपकी सम संख्याएं होती है इसमें कितने का आपका अंतर होता है। देखिए यहाँ पे कितना आपका अंतर 2, यहाँ कितना आपका अंतर है 2, यहाँ कितना अंतर आपका है 2। मतलब सब में का जो सार्वांतर होता है इसको हम बोलते क्या है, सार्वांतर बोलते हैं। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोल देते हैं। तो सार्वांतर यहाँ पे क्या सबका सेम है, तो 2x हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, इसमें 2x+2, फिर जोड़ दो 2x+4, फिर कितना 2x+6। मतलब ये हुआ कि 2x में आप जो है 2 जोड़ते जाएं तो क्या मिल जाएगा आपको, क्रमागत सम संख्याएं मिल जाएंगी। मतलब जब भी आपको पेपर में मानना पड़े तो हमेशा आप सम संख्याएं क्या मानेंगे, 2x, 2x+2, 2x+4, 2x+6 मान लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से क्या होती है, पूरी पूरी विभाज्य न हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7, इसमें भी क्या होता है, देखिए सार्वांतर कितना, मतलब सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी कितना आपका 2 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं, अगर 2 क्रमागत संख्या ले लें और 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अगर हम अंतर निकालें, कितना यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या आपकी यहाँ पर आपकी है, ये भी आपकी समांतर श्रेणी है, और ये भी क्या आपकी यहाँ पर आपकी समांतर श्रेणी है। फिर अगर हम इसी प्रकार देख लें कि यहाँ पर अगर पूछे कि क्रमागत विषम संख्या है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात यहाँ पर देखिए, अगर हम क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपकी ये सम संख्या है, और हम करते क्या है कि सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगी विषम। जैसे आपका 2 है और 2 में जोड़ दो कितना बनेगा 3, और 3 क्या है विषम, 2 क्या आपकी सम है। जैसे आपका लिखा हो 4, 4 क्या यहाँ पर आपका सम है, और अगर हम 4 में कितना जोड़ दें 1 तो कितना हो जाएगा 5, वो क्या हो जाएगी विषम। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 2x को मान लेते हैं, क्या आपका यहाँ पर सम मान लेते हैं, तो सीधी सी बात ये हुई कि हम इसको क्या मान लेंगे 2x+1, क्या मान लेंगे यहाँ पर हम 2x+1 मान लेंगे। दूसरा क्या मान लेंगे 2x+3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पर 3। मतलब ये हुआ कि हमको जो है इसमें 2 का जो है योग करना है। अब 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x+5 मान लेंगे यहाँ पर क्रमागत में, फिर 2x+ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है मानते चले जाएंगे। इनका प्रयोग जो है हम क्वेश्चंस में करते हैं। जब भी क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है तो जो है संख्याएं ज्ञात कीजिए, या 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है तो संख्याएं ज्ञात करें, तो आपको जो है वहाँ पर ये जो है सूत्र आपको जो है सहायता करने वाले हैं। आगे हम कुछ और संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है कंपोजिट नंबर्स, या हिंदी में कहते हैं इसे क्या हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अलावा, मतलब ये हुआ कि अगर हम एक को छोड़ दें, क्योंकि एक क्या होता है सबका आपका फैक्टर होता है, या एक सबको जो है विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर हम एक को छोड़ देंगे और कोई भी संख्या अगर आपकी लिखी तो वो क्या होती है स्वयं से कट जाती है। तो एक को हम और स्वयं को छोड़ दे रहे हैं, तो एक और स्वयं के अलावा अगर आपका किसी अन्य संख्या से कट जाए वो संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक को छोड़ दें और वो संख्या जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको अगर हम छोड़ दें, और उसके अलावा अगर कोई संख्या आपकी किसी अन्य संख्या से कट रही तो उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है 4 दिया गया है, तो 4 में देखिए 4 आपकी 1 से कट जाएगी, ये तो सही बात है। और किससे कटेगी आपके यहाँ पर
अपने आप से कट जाएगी। तो हमने क्या कहा, एक को छोड़ दो और यहाँ पर जो है स्वयं संख्या को छोड़ दो। उसके अलावा अगर किसी से एक कट रही है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 से कट जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या क्या आपकी यहाँ पर आपकी भाज्य है। ऐसे ही 6 लेते हैं, तो 6 में क्या है, देखिए 6 आपका तो 1 से कटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक आपको जो है, एक जो संख्या होती है आपको जो है सबको काट देती है। तो एक क्या होता है आपका, सबका आपका फैक्टर होता है, मतलब एक जो है सभी संख्याओं को जो है काट देता है, विभाजित कर देता है। तो एक क्या होता है आपका सबका फैक्टर हो गया। अब देखते हैं स्वयं संख्या तो आपकी होगी, तो हमें करना क्या है कि भाज्य संख्या वह संख्याएं होती है, इसमें क्या होता है कि एक को हम छोड़ दें, छोड़ दिया हमने, 6 को हमने छोड़ दिया। उसके अलावा किससे कट रही है, आप देखिए 2 से कट रही है, और किससे कट रही है, 3 से कट रही है, मतलब 2 3 6, 3 दूनी 6। तो क्या हुआ कि एक और स्वयं के अलावा ये संख्या जो है 2 और 3 से कट रही है। इसका मतलब ये संख्या कैसी आपकी है, कंपोजिट नंबर है, या इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसी प्रकार से हम 8 में कर सकते हैं, इसी प्रकार से 10 में कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम 12 में कर सकते हैं। मतलब जो भी संख्या आपकी आती रहेंगी उनको आप जो है ऐसे ही करेंगे, एक को छोड़ दो और संख्या को स्वयं छोड़ दो। अगर वो किसी अन्य तीसरी संख्या से कट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला है आपका अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या हम किसकी बात करते हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की बात करते हैं। अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं आती है या आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आते हैं तो वहाँ पर आप जो है उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो हम समझते हैं जरा यहाँ पर अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। हमने अभी बताया कि अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर कोई संख्या आपकी दी गई है और संख्या जो है वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, मतलब अगर संख्या आपकी जो है एक को छोड़ दीजिए और उसका जो स्वयं हिस्सा है वो छोड़ दीजिए, अगर उसके अलावा किसी और से ना कटे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपका यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर आपका 3 हो गया, आपका यहाँ पर कौन हो गया आपका 3। तो 3 क्या होता है, 3 केवल किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा या फिर किससे कटेगा, 1 से। लेकिन 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से 3 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये क्या आपकी है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। आगे हम बात करते हैं 5। तो 5 क्या होता है, 5 भी जो है किससे कटेगा आपका, एक तो 1 से कटेगा और दूसरा किससे कटेगा आपका यहाँ पर 5 से। 1 और 5 के अलावा यहाँ पर जो है किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला और यहाँ भी हमें क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। ठीक है, मतलब 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से ये नहीं कट रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ आपके यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 7 की। तो 7 में क्या होता है आपका, ये एक तो सबको काट देगा यहाँ पर और संख्या स्वयं कट जाएगी अपने आप से, लेकिन 1 और 7 के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 को छोड़ दें, 7 को छोड़ दें तो यहाँ पर हमें अन्य कोई गुणनखंड नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी क्या आपकी यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर आप 11 की बात कर लेंगे, 13 की बात कर लेंगे, 17 की बात कर लेंगे, 19 की बात कर लेंगे, यहाँ पर 23 की बात कर लेंगे, आप 29 की बात कर लेंगे। तो ये सब संख्या क्या कहलाती है, यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका को प्राइम नंबर्स, मतलब ये हुआ कि सह अभाज्य। मतलब सह माने क्या होता है, सह का अर्थ क्या होता है, साथ साथ, सह साकम सार्धम समम योगी तृतीया। संस्कृत में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा इसको आपको जो है, सह साकम सार्धम समम योगी तृतीया। तो यहाँ पर सह माने क्या होता है, साथ। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 2 संख्याएं आती हैं, अब देखिए साथ कब होगा, जब कम से कम आपकी 2 संख्याएं, और अधिकतम आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। तो हम किसकी बात करें, न्यूनतम की 2। जब अकेले हैं तो अकेले हैं, जब 2 लोग हो गए तो क्या हो गया आपका 7 हो गया, और 2 से ज़्यादा तब भी आपका 7 ही रहेगा, लेकिन अकेले में क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 मतलब 7, 2 न्यूनतम 2 लेंगे यहाँ पर, इतनी बात आप समझ लीजिए। तो जैसे आपका यहाँ पर लिखा हो 5 लिखा हो, दूसरा क्या लिखा हो यहाँ पर आपका 7 लिखा हो, तो ये क्या आपके यहाँ पर मान लीजिए 7 7 आ गई, 5 और 7। अब हम देखते हैं क्या है कि इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर कितना अगर आपका मिलता है, 1 मिलता है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो है एक ऐसा गुणनखंड मिले, एक जो क्या हो, दोनों में हो, मतलब उसके अलावा जो है कोई भी आपका कॉमन फैक्टर ना मिले, 1 के अलावा। जैसे हम देखें 5, तो 5 में क्या हो जाएगा आपका, देखें इसको जो है, तो 5 के हम टुकड़े करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 1, और कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5, मतलब 1 से कटेगी और किससे कटेगी, 5 से कटेगी। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 लीजिए, 7 किससे कटेगा आपका, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा यहाँ पर आपका 5 से कटेगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला है, दोनों में 1 ही तो मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 संख्याएं आपकी ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, एक क्या होता है, दोनों का उभयनिष्ठ, मतलब क्या होता है, कॉमन वाला, उसको बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ। मतलब जैसे एक दीवार है, दूसरे कमरे में भी है और इसमें भी, सेम क्या बोलते हैं, कॉमन बोल देते हैं, उभयनिष्ठ बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक क्या हो गया आपका कॉमन जो आपका फैक्टर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे आपका यहाँ पर सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। इसी प्रकार से हम लेते हैं 3 और 5 लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 5।
अब करते हैं 3 के टुकड़े, तो 3 किससे करेगा यहाँ पर आपका 1 से कट जाएगा, ठीक है, और किससे कट जाएगा आपका स्वयं से कट जाएगा। इसी प्रकार से हम 5 करते हैं तो 5 किससे कटेगा आपका 1 से कटेगा और किससे कटेगा यहाँ पर आपका 5 से कटेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर कौन सा आपको फैक्टर मिला कॉमन, यहाँ पर आपको 1। तो अगर 1 आपका मिलता है कैसा आपका कॉमन फैक्टर के तौर पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएँ बोलते हैं। इसी प्रकार से आप जो है 3 ले सकते हैं यहाँ पर, इसमें 11 लीजिए, 11 है, 13 है, 17 है, तो ये क्या है, ये भी क्या आपके यहाँ पर है सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 3, 5, 7 ये भी क्या आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 1 ना हो, हम बात कर रहे हैं 7 की, मतलब 1 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से अधिक की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने परिभाषा में क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका क्या हो कॉमन फैक्टर आपका 1 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इतनी बात के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपका सहअभाज्य में से आपका लिखा हो 11, 13, 16, तो क्या ये आपकी जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे 16 से आप मत कंफ्यूज होइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा आपका एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, इसमें भी क्या आपका आएगा एक कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन इसमें क्या आपका आएगा, इसके फैक्टर तो होंगे लेकिन किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है ना वो फैक्टर। हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर की बात करनी है। तो हम कॉमन क्या देखेंगे यहाँ पर, आपका सब में क्या मिलेगा, आपको एक ही एक मिलेगा। अगर इसको हम करके देखें अगर जो है, तो 11 में कितना मिलेगा आपका, यहाँ पर 1 और कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। इसी प्रकार से 13 में कितना मिलेगा आपका, 13 में 1 और 13 मिलेगा। फिर कितनी बार 16 की बात है, 16 में कितना मिलेगा आपका, 1 और 16 मिलेगा, 1 मिलेगा, 16 मिलेगा आपका, 2 से कट जाएगा यहाँ पर आपका, 4 से कट जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो है 8 से कट जाएगा। लेकिन ये क्या है, आपके तीनों कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा मिल रहा है आपका, 1 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको तीनों मिल जाए कॉमन, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ बोल देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं क्रमागत सहअभाज्य संख्याओं की बात लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेसिव को प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हमने किसकी बात की थी यहाँ पर, सहअभाज्य की। अब किसकी बात करें यहाँ पर, क्रमागत, मतलब जो संख्याएं आए वो कैसे आपके यहाँ क्रमागत आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 मान लें, दूसरा क्या मान लें आपका 3 मान लें, तो यहाँ देखिए 2 और 3 क्या आपकी क्रमागत है। मतलब ये हुआ कि 2 के बाद सीधे क्या आता है, 3 आता है, मतलब ये क्या है, क्रम में है। तो देखिए 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपको, देखिए यहाँ पर 1 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 कितना हो जाएगा, 3 का 1 और कितना, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपका, 1 मिल गया। इसका मतलब ये भी क्या आपकी है, सहअभाज्य है, लेकिन कैसे आपकी यहाँ पर क्रमागत वाली है, ठीक है, मतलब एक क्रम में दी गई है। इसी प्रकार से आप मान सकते हैं यहाँ पर क्या 4 और 5 मान सकते हैं। 4 और 5 के यहाँ पर आपकी है क्रमागत सहअभाज्य संख्या है। क्रमागत का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर में, मतलब क्रम में आए, ठीक है, एक ऑर्डर होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो 4 का देखेंगे, 4 में क्या होगा फैक्टर आपका 1, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका, फिर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 में देखते हैं, 5 में कितना हो जाएगा आपका 1 और 5। तो यहाँ पर देखते हैं कॉमन, दोनों में कॉमन कौन से मिल रहा है, यहाँ पर आपका 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ये कैसी संख्याएं आपकी हैं, क्रमागत सहअभाज्य संख्याएं हैं। आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें क्या है, हम रैंडम कोई भी संख्या ले लेंगे, मतलब कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको जो है क्रम सही लेना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, यहाँ पर क्रमागत कहा गया है, मतलब सक्सेसिव कहा गया है, एक के बाद दूसरी। तो ये आपकी भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य और क्रमागत सहअभाज्य संख्याएं हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट होते हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण आपके तथ्य होते हैं, जो आपकी परीक्षा में जो है बहुविकल्पी के रूप में जो रख देता है, वहाँ पर आपको फिर समस्या होती है अगर आपको इनकी जानकारी विधिवत नहीं होती है। तो चलिए हम इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 0 ना तो धनात्मक है, ना तो क्या ऋणात्मक है, लेकिन क्या है, पूर्णांक है। मैंने इसके पहले बताया था कि 0 किस में आपका आता है, ना तो आपका पॉजिटिव में आता है, मतलब धनात्मक में ना आता है, ना तो किस में आता है, ऋणात्मक में, लेकिन ये क्या है, आपका पूर्णांक है। तो आप इस फैक्ट को जो है याद कर लीजिए। दूसरा क्या है, सभी अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। मैंने बताया था अगर आपका दशमलव कैसा आपका अनावर्ती वाला है, मतलब 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर ये मतलब ये रिपीटिंग नहीं है, मतलब इसकी जो है किसी भी यहाँ पर डिजिट की जो है पुनरावृत्ति या किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या आपकी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर आपका वहाँ पर रिपीटिंग वाला है, जैसे 0.3 बार है आपका, 0.2 बार है, तो वो क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको जो है यहाँ पर। अगला यहाँ पर 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना तो क्या है यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या है। 1 क्या होती है, ना तो आपकी भाज्य है। देखिए भाज्य में क्या होता है कि 1 के अलावा 1 और स्वयं, मतलब 1 छोड़ दें और 1 स्वयं छोड़ दो, उसके अलावा क्या होता है, कोई भी आपका गुणनखंड नहीं होता है। तो ये क्या होगा आपका, ये तो भाज्य में तो बिल्कुल नहीं होगा। अभाज्य में क्या होता है कि 1 और स्वयं के अलावा जो है कोई गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, 1
और स्वयं। अब यहाँ पे एक जब खुद ही है तो वहाँ पे स्वयं की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ही वैल्यू यहाँ पर है, एक और स्वयं की बात यहाँ नहीं हो पा रही, केवल किसकी बात हो रही है, एक ही संख्या है, तो यहाँ पर एक ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका नहीं फॉलो हो रहा है नियम, और यहाँ भी नहीं फॉलो हो पा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई अलग गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक ही संख्या है, तो वहाँ पर हम एक और स्वयं की बात नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्या है, ना तो आपकी भाज्य संख्या है, ना तो क्या आपकी यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या है। अगला यहाँ पर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आपकी यहाँ पर है, 2। मतलब अगर पूछा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर 2 बताएंगे। ये कई बार आपका जो है टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये कई बार जो है टेट के एग्जाम में पूछ लिया गया है ये वाला दोनों, ठीक है। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, तो ये दोनों के केस में क्या होगा, आपका 2 ही होगा। 2 क्या आपका सम संख्या भी है, और ये क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है आपका। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर लेंगे। 0 क्या आपका एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक क्या है, देखिए 0 आपका सम पूर्णांक कैसे यहाँ समझते हैं। देखिए अगर आपकी कोई सम संख्या है, और सम संख्या में हम क्या जोड़ते हैं, सम संख्या, तो हमें क्या मिलती है, हमेशा सम संख्या मिलती है। एज ए एग्जाम्पल हम मान लें, अगर आपका यहाँ पर 2 सम संख्या है, और दूसरी कोई सम संख्या में यहाँ मान लें कितना, 4 मान लें, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6। तो 2 भी क्या आपका सम संख्या है, 4 भी क्या आपका सम संख्या है। तो 4 और 2 को जब हम जोड़े कितना मिला आपका यहाँ पर 6, और 6 भी क्या आपके यहाँ पर सम संख्या है। अब अगर हम यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि 0 क्या आपका यहाँ पर सम पूर्णांक है, तो अगर हम 0 को मान लेते हैं 0 आपका सम पूर्णांक है, और दूसरा यहाँ पे कोई नंबर हम मान लेते हैं 2, तो कितना यहाँ पर आपका आएगा, 0 2 कितना यहाँ पर आपका आएगा, 2 आएगा। मतलब ये हुआ कि ये भी क्या हो रहा है, सम संख्या, मतलब इस नियम को जो है फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 को क्या मान लें, विषम मान लें, मतलब अगर हम 0 को मान लेते हैं कि विषम है, अगर हम मान लें कि ये सम नहीं है, तो क्या होगा, अगर 0 आपका विषम है तो यहाँ पर हम कोई विषम संख्या ले लेंगे। तो विषम संख्या आपकी मान लीजिए 3 यहाँ पे है, तो 0 को जोड़ेंगे 3 में, तो कितना यहाँ पर आपका आएगा, 3 आएगा। मतलब ये हुआ कि सूत्र क्या होता है कि अगर आपको कोई संख्या विषम है और विषम में जोड़ते हैं विषम, तो क्या मिलता है, सम संख्या। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो किसके, इसके अलावा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 3 ले लेते हैं विषम, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर आप 5 ले लीजिए विषम, तो 5 3 कितना होता है, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा जोड़ने पे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, मतलब 5 3 कितना होता है, 8। तो ये सूत्र आपका सही है। लेकिन जब हम 0 को क्या मान रहे हैं, विषम मान रहे हैं, तो कितना यहाँ पर आपका है, 3, और 3 आपका यहाँ पर क्या आपका है, विषम है। तो ये जो सूत्र हो रहा है क्या हो रहा है आपका, ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को हम विषम नहीं मान सकते हैं। तो 0 के यहाँ पर आपका एक सम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 को विषम मान लेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी हैं, ये सम संख्या और विषम संख्या के जोड़ गुणा वाली, ये सारी की सारी उलट जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 को क्या मानेंगे, हम सम पूर्णांक मान के जो है चलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। देखिए हमने बात की थी परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या क्या होती है, ये वास्तविक का हिस्सा होती है। मतलब वास्तविक का क्या होती है, उपसमुच्चय होती है। मतलब बड़ा कौन हुआ आपका यहाँ पर, वास्तविक संख्या बड़ा हुआ ना, तो परिमेय संख्या क्या उपसमुच्चय है। तो परिमेय संख्या हो सकती है कि जो है वास्तविक संख्या हो, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि जो प्रत्येक संख्या होगी वास्तविक वो परिमेय ही हो, ये आपका संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है। 0 से 50 के बीच में जो आपकी संख्याएं होती हैं, अभाज्य कितनी होती है आपके यहाँ पर, 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं आपकी, 10 होती हैं। अगर हम देखें तो मतलब 0 से 100 के बीच कितनी हो गई आपकी, 15 10 कितना हो गया आपका, 25। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो है 0 से 50 के भी कितनी संख्या होती है आपके यहाँ पर, 15 होती है। और 50 से 100 के भी कितनी होती हैं संख्याएं भाज्य वाली, 10 होती हैं। तो कितनी टोटल हो गई यहाँ पर आपकी 0 से 100 के बीच में आपकी 25। तो ये आप जो है इसको याद कर लीजिए। और ये प्रॉपर्टी आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ पर सम संख्या में जोड़ते हैं सम संख्या, तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। अगर हम सम संख्या में जोड़ते हैं विषम संख्या, जैसे मान लो सम संख्या आपकी 2 ले लो, यहाँ पर विषम कितना ले लो, यहाँ पर आपका 3, तो 2 3 कितना हो गया आपका 5, तो 5 क्या यहाँ पर आपका विषम। मतलब ये सब क्या हो रहे हैं, नियम फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। इसको जो है ऐसे यहाँ पर देखिए गुणा में देख लें, यहाँ पर अगर आपका 2 सम संख्या है और यहाँ पे हम लेते हैं 4, तो 4 में कितना हो गया यहाँ पर आपका 8, ये भी क्या हो जाएगा आपका सम संख्या हो जाएगा। सम गुणे विषम, अगर हम मान लेते हैं सम संख्या आपकी 2 है, विषम मान लो यहाँ पर 3, तो 3 में कितना हो जाएगा आपका 6, ये भी क्या हो रहा है आपका सम हो रहा है, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे सूत्र जो है आप एग्जाम्पल बैठा करके आसानी से जो है समझ सकते हैं। विषम गुणे विषम, अगर हम देखते हैं विषम आपका 3 है, यहाँ पर कितना आपका आ गया 5 आ गया, 3 5 कितना हो गया यहाँ का 15, और 15 भी क्या यहाँ पर आपका विषम है, ये भी क्या है विषम, ये भी क्या है विषम। मतलब विषम गुणे विषम क्या हो गया आपका विषम। तो ये आपके जो है सम और विषम की थोड़ा प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आपका जो है संख्या का आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पूरा का पूरा सेशन आपको पसंद
पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी आपके दोस्त अभी टेट या सीटेट या सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अभी बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उनको जो है इस वीडियो का लिंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो है वो लोग भी जो है इस चैनल का लाभ उठा पाएँ और जो है यूट्यूब का परिवार बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।